हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल नेशनल एग्जाम्स में आप लोगों का स्वागत है। तो आज से एक नई जर्नी शुरू करेंगे हम जीएस की, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने अब जीएस का लेवल बहुत हाई कर दिया है। अब फैक्ट के बजाय कॉन्सेप्ट पूछना शुरू कर दिया, यानी कि अब आप रट के पास नहीं हो पाओगे, सब्जेक्ट आपको समझना पड़ेगा। उस समझ के आधार पर आपको आंसर देना पड़ेगा। पिछले वीडियो का एग्जाम या पिछले कनिष्ठ का एग्जाम का देख लिया होगा आप लोगों ने। तो आज से हम नई जर्नी शुरू करेंगे। आज इकोनॉमिक्स होगा, इकोनॉमिक्स के बाद फिर जीएस का कोई दूसरा टॉपिक लेंगे। और बिल्कुल जो हम यहाँ पढ़ेंगे क्लास आपको नंबरिंग से मिलेंगे, बिल्कुल नंबर से 1 2 3 4 करके हर सब्जेक्ट की ऐसे मिलेगी। बस आपको वीडियो शेयर जरूर कर देनी है, क्योंकि पिछली बार भी व्यू कम हुए थे, क्लास बंद हो गई थी। व्यू ठीक ठाक आएंगे, क्लासेस अच्छी रहेगी, अच्छे लोगों का रेस्पॉन्स रहेगा। हाँ, क्लास में कुछ गलत हो तो आप कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल वो मैं दूर करूंगा। और यहाँ हम बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, ठीक है। कुछ रिपोर्ट्स होती हैं जो सरकार की रहती है, आपको किताबों में नहीं मिलती वो रिपोर्ट्स। जैसे मैं तो सिविल वाला हूँ तो मैं निकाल के रखता हूँ उन्हें। उन रिपोर्ट्स के बारे में जो भी मेन फैक्ट है वो लिखवा दूंगा। जैसे बजट के बारे में हुआ या कोई और योजना है उसके बारे में मैं लिखवा दूंगा। जो भी जिस सब्जेक्ट से संबंधित होगा उसमें उस सब्जेक्ट के साथ साथ हम कर लेंगे, ठीक है। आज से शुरू इकोनॉमिक्स, इसके बाद शुरू करेंगे ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी शुरू करेंगे, उसके बाद फिर कोई और सब्जेक्ट शुरू करेंगे, लेकिन करेंगे कंप्लीट यहाँ, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा कि अब कोई क्लास ना छूटे। थोड़ा सा बस आप यही करना कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ठीक। और कुछ लोग ऑफलाइन फ्री के लिए बोल रहे थे, कुछ की कॉल आई थी। देखो, हमारा जो करणपुर में कोचिंग है, नेशनल एग्जाम्स के नाम से ही कर दिया हमने वहाँ, ठीक है। राव आईएएस बिल्डिंग है, साईं मंदिर है जहाँ, उसके ऊपर ही है। तो वहाँ इकोनॉमिक्स की क्लास बिल्कुल फ्री रहेगी ऑफलाइन। ऑफलाइन में ये रहता है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं कुछ भी अगर डाउट हो, और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी तो ये क्लास शुरू नहीं हुई। जैसे ही लगभग 20-25 के करीब स्टूडेंट इकट्ठे हो जाएंगे या कॉल आ जाएगी, आपको अगर करना है तो दिए गए नंबर पर कॉल कर लेना, तो बता देना, तो तभी से ये बैच वहां शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फ्री का मतलब ये नहीं होगा कि वहां तुम्हें टालना होगा, कुछ होगा। बिल्कुल डिटेल से सब्जेक्ट के हिसाब से होगा और सीरियस तरीके से होगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ साथ करते चलेंगे, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इसके अलावा हमारा पुलिस और पुलिस कांस्टेबल और एसआई का बैच ये देहरादून करणपुर में ऑफलाइन शुरू हो गया, ठीक है। अगर जो भी लोग करना चाहते हैं वो काम वहाँ कर सकते हैं। कुछ लोगों के थोड़े से कह रहे थे कि जैसे हमने बताया कि अभी तो वैकेंसी नहीं आई। अब देखो, वैकेंसी आएंगी तो मुश्किल से आपको 1.5-2 महीने मिलेंगे, तो 1.5-2 महीने में आप फिर कंप्लीट तो कर नहीं पाओगे। अभी जो सोशल मीडिया पर सिलेबस चल रहा है एसआई वाला, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीएस, यूके, हिंदी, उनके अब ये कंफर्म नहीं है सिलेबस, कुछ नहीं पता, अभी कह नहीं सकते क्या रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इनमें से रहेगा जरूर। हिंदी भी पक्का रहनी है, जीएस भी पक्का रहनी है, रीजनिंग भी रहेगी, मैथ भी हल्का फुल्का रहेगा ही, बाकी करंट भी रहेगा ही। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये सारी चीज रहनी ही है तो तैयारी अभी से शुरू कर लो। जब अभी से तुम शुरू करोगे तो तभी तो कर पाओगे। अब देखो, अमीन की परसों वैकेंसी आई और 25 फरवरी में एग्जाम है। इस 1.5 महीने में आप ये बताओ कर क्या लोगे? कुछ नहीं कर पाओगे, केवल रिवाइज कर पाओगे। तो नए स्टूडेंट के लिए यही रहता है कि आप थोड़ा, आप अगर टाइम से तैयारी करो, देखो हमारे यहाँ करो, कहीं भी करो टाइम से तैयारी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पुलिस का और ये एसआई का बैच शुरू हुआ है, और बहुत मिनिमम चार्जेस पर रखा, बहुत मिनिमम फीस रखी है मेरी। वैसे भी ज्यादातर अधिकतर क्लासेस फ्री रहती है, ठीक है। और क्लास में तो अधिकतर बच्चे फ्री वाले रहते हैं, जिनके बैकग्राउंड जो नहीं दे पाते, तो हम मना तो किसी को नहीं करते, और एक शिक्षक मने भी नहीं कर सकता, ठीक है। शिक्षा से मने नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए। तो चलो आज से इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। इकोनॉमिक्स का बिल्कुल डिटेल से करेंगे यहाँ, ऐसा नहीं फ्री का मतलब होगा कि हम इसे छोड़ के चलेंगे। पहले बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, और जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा उसके आंसर वहीं से करते चलेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने यहां नहीं पढ़ा, इसकी समझ के आधार पर तुम उनके आंसर दोगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स। अगर कोई वीडियो में डाउट हो, कुछ हो, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, और नंबर दिया है, कोई भी डाउट वहां से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक्स होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ लेते हैं, ठीक है। अर्थ क्या होना चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो इसमें अगर सीधी सीधी परिभाषा में लोगे, मानो के आर्थिक क्रियाकलाप के अध्ययन को ये अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब लेकिन वर्तमान में तो इसकी परिभाषा बहुत ज्यादा हो, अर्थव्यवस्था में पर्यावरण भी आ गया, अर्थव्यवस्था में अब भूगोल भी जुड़ने लगा, सारी चीज आने लगी। लेकिन हमें तो वनडे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हमें तो वनडे के हिसाब से करना है। तो इसमें लिखोगे तुम मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप यानी कि जो भी काम करता है, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप को अर्थव्यवस्था कहते हैं,
अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, ये एक परिभाषा है और ये थोड़ी सी तुम्हें लिख लेनी है क्योंकि स्टार्टिंग में आज से कर रहे हैं। बाकी तो आगे आने वाली क्लासेस में सब कुछ आपको पहले से मैं यहाँ लिख दूंगा, जिससे टाइम बचेगा वहां आप कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा गया था यूपी में, जो पिछला वीडियो है यूपी का, वहां किसी के पास क्वेश्चन होगा देख लेना, वहां उसमें दिया हुआ है कि अर्थव्यवस्था से आप निम्न में से क्या समझते हैं। तो उसमें जो आंसर था वही था, मानो कि आर्थिक क्रियाकलाप को आप अध्ययन वो अर्थव्यवस्था कहते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप मतलब आज कोई सामान बेच रहे हैं या ले रहे हैं, कोई सामान खरीद कर ला रहे हैं, घर में यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, और कुछ जो सिविल के बच्चे होंगे बाद में कमेंट करेंगे, देखो अर्थ इसका बहुत लंबा ये एरिया होता है, तो हमें केवल वनडे के हिसाब से करनी है। अब इससे संबंधित कुछ विचारक होते हैं, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। मेनली हम 3 विचारक करेंगे, है तो 10-12, लेकिन 3 करेंगे मेन, और उनके बारे में फिर मतलब थोड़ा सा जानेंगे, जो ग्रुप सी में भी उनके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कुछ इसमें विद्वान है या विचारक कह सकते हैं इसमें। ठीक है, ये विचारक है, इन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा और अर्थव्यवस्था को लेके उनकी पुस्तक कौन कौन सी है, उनके विचार क्या है, वर्तमान में उनकी क्या प्रासंगिकता है। क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट है तो ये करना पड़ेगा। तो विचारक हेडिंग लिखोगे, विचारक के बाद आप लिखोगे नीचे पहला नाम, आप लिखोगे पहला नाम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, ठीक है, पहला नाम लिखोगे एडम स्मिथ। तो इसे क्या बोला जाता है, वर्तमान अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसे क्या बोला जाता है, जनक, अर्थशास्त्र का जनक लिख लो। ठीक है, जो अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, शास्त्र का जनक। और ग्रुप सी में ये क्वेश्चन पूछा था कि ये है कहां का, किस देश का रहने वाला है, तो ये स्कॉटलैंड का रहने वाला है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि ये कहां का है, स्कॉटलैंड का रहने वाला है, ये नोट करोगे साथ साथ इसमें। और इसने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। इसकी जो किताब है उसका ध्यान रखना है, इसकी बुक जो है इसकी यानी कि पुस्तक है, इसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशंस, और कब लिखी थी ये, 1776 में। ये क्वेश्चन ग्रुप सी में पूछा था कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। इस किताब में इसने अपना एक विचार दिया था जिसका नाम है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर भी है कहीं कहीं, तो लेसेस फेयर, लेसेस फेयर इसने अपनी किताब का एक नाम लिखा था। और इसने बताया कि इसमें ये सिद्धांत इसने दिए, और इसे उदारवाद का जनक भी माना जाता है। पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, इसका अर्थ लिख लेते हैं, लेसेस फेयर क्या, उधर से देखो तुम, सही आ रहा। देखो ये जो लेसेस फेयर है इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है कार्य करने की स्वतंत्रता, कार्य करने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। ये ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आए कभी बाद में तुम कहो, क्योंकि बोरिंग लगेगा, इकोनॉमिक्स है थोड़ा सा, इतनी आसानी से समझ में आना नहीं, लेकिन आप अगर सीरियस स्टूडेंट है तो थोड़ा सा करना है। ये जो कार्य करने की स्वतंत्रता, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी आप अगर आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसमें सरकार कम से कम इंटरफेयर करे, यानी कि सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, सरकार का कम से कम हस्तक्षेप, सरकार का क्या होगा, कम से कम हस्तक्षेप होगा। सरकार कोई इंटरफेयर नहीं करे इसमें, सरकार केवल अपनी कानून व्यवस्था देख ले और कुछ भी देखे, इसके बाद में कुछ नहीं करे। ठीक है, अब सरकार का अगर कम से कम हस्तक्षेप होगा तो इसका मतलब क्या होगा, मुक्त अर्थव्यवस्था। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मुक्त व्यवस्था, अर्थव्यवस्था या मुक्त व्यवस्था, मुक्त व्यवस्था कह सकते हैं। मुक्त व्यवस्था का मतलब ये होगा कि लोग की मर्जी है कि उसे क्या व्यापार करना, कैसे करना, और कम से कम सरकार अपने इस पर रूल लगाए और इससे ज्यादा इसमें कोई इंटरफेयर ना करे। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया था। और ये जो मुक्त व्यवस्था है इसी से लेके एक आया था उदारवाद, तो इसे उदारवाद का भी जनक बोला जाता है, उदारवाद का जनक। ठीक है, वर्तमान की जो व्यवस्था है
यही व्यवस्था चल रही है वर्तमान में। और ये जो मुख्यतः है ये कहाँ की कंट्री में चल रही है, वो कंट्री देख लेते हैं कौन कौन सी है। एक तो यूएसए में चल रही है, ये ब्रिटेन में चल रही है, ब्रिटेन इसका समर्थक है, ठीक है। और फ्रांस में ये चल रही है, लगभग पश्चिमी पूरे यूरोप में ये चल रही है, ठीक। भारत में नहीं चल रही। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, समाजवाद और पूंजीवाद दोनों लेके चलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके बारे में करेंगे बात, और बहुत लिमिटेड क्लासेस में ये हम पूरी करेंगे, क्योंकि सारा तो इकोनॉमिक्स आपको यहाँ नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी थोड़ी। और कोशिश यही करूंगा कि अधिक से अधिक दूं, जिससे आपके लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक। तो देखो ये एडम स्मिथ है, और इसे याद करना बहुत आसान है, इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो एडम स्मिथ को वर्तमान अर्थशास्त्र का जनक बोला जाता है, मुक्त अर्थव्यवस्था का जनक बोला जाता है। ये पूंजीवाद का समर्थक है पक्का। पूंजीवाद का मतलब ये पूंजीवाद, समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, आगे टॉपिक आएगा, मैं वहां समझाऊंगा तुम्हें। तो पूंजीवाद का समर्थक है। आपको जो मेन याद रखना है, इसकी किताब याद रखनी है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ग्रुप सी में सीधा सीधा हिंदी में लिखा हुआ आई थी, ये किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऐसे लिखा हुआ आया था, नेशंस, द वेल्थ ऑफ नेशंस। किसकी पुस्तक है ये, किसकी पुस्तक है ये, एडम स्मिथ की है, ठीक है। इसने इसमें एक सिद्धांत दिया, लेसेस फेयर या लेजे फेयर बोलते हैं इसे, ठीक है। लेसेस फेयर या लेजे फेयर मिलेगा, तो लेजे फेयर भी लिख दो, कभी यही आ जाए, लेजे फेयर। इस सिद्धांत का मतलब ये क्या होगा कि कार्य करने की स्वतंत्रता, यानी कि मुझे अगर कोई व्यापार करना उसमें सरकार कम से कम इंटरफेयर करे, ठीक है। तो ये इसने इसमें बताया था, ये याद रहेगा आप लोगों को। उदारवाद का जनक है, द वेल्थ ऑफ नेशन है, लेसेस फेयर है, अर्थशास्त्र का जनक है, और किन किन कंट्री में है, मेन ये 3 कंट्री याद कर लो, बाकी और को याद करने की जरूरत नहीं, आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलो अगले वाला देखते हैं इसमें, ठीक है। अगले वाला भी सिंपल है, और इसका सिंपल कुछ नहीं, इसका एकदम उल्टा है और इसका विरोधी है। ये पूंजीवाद का समर्थक है, वह समाजवाद का समर्थक है। इसका नाम है कार्ल मार्क्स, बहुत फेमस है ये, और यहां से क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में रहता है, इसमें ज्योग्राफी में, वो सॉरी हिस्ट्री में भी रहता है। इसने अपना एक नया विचार दे दिया, समाजवाद का विचार, समाजवाद को आधुनिक रूप दिया था। समाजवाद तो पहले से ही था, उसको वैज्ञानिक समाजवाद का रूप दिया इसने। और इसने इसी की वजह से मतलब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट गई थी, ठीक है। कार्ल मार्क्स, सबसे पहले इसका पूछ लेते हैं, जन्म पूछते हैं, इसका जन्म कब और कहां हुआ था, ठीक है। जन्म, इसका जन्म 5 मई 1818 में हुआ था, 5 मई 1880 में हुआ था। और कहां हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था, इसका जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था, ये जर्मनी में हुआ था। इन्होंने क्या कहा कि जो अर्थशास्त्र है उसका मतलब मानव का कल्याण होना चाहिए, उसका उद्देश्य ना कि धन कमाना होना चाहिए। एक होता है धन कमाना, बड़े बड़ी कंपनी धन कमाएगी, जैसे बड़ी अडानी अंबानी पैसा कमा रहे हैं, लगा रहे हैं, ये चला रहे हैं, तो क्या मानव कल्याण हो रहा है, इसमें कोई मानव कल्याण नहीं। मानव कल्याण हो रहा होगा, उनका अपना कुछ कर रहे होंगे, लेकिन बड़े रूप में मानव कल्याण नहीं हो रहा, क्योंकि वो पूंजीवादी समर्थक है। इसने कहा कि धन कमाने का उद्देश्य, पहला जो उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए, दूसरा उद्देश्य उसका संग्रह होना चाहिए, ठीक है, तब होना चाहिए। तो इसने क्या कहा इसमें, तो इसने बताया कि थोड़ा सा इसमें जो क्वेश्चन आया था वही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं इसमें, कि इसने अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव समाज की प्रगति के नियमों की खोज करना है। तो अर्थशास्त्र का उद्देश्य जो है, इसने इकोनॉमिक्स का उद्देश्य बताया, उद्देश्य मानव कल्याण, मानव कल्याण होना चाहिए, यानी कि जो पहले मानव है पहले उसका कल्याण है, बाद में तुम्हारा धन संग्रह होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसमें। इसने भी अपनी किताब लिखी इसमें, देखो इसे हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, हर सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है कार्ल मार्क्स, ठीक है, सोशियोलॉजी में पढ़ा जाता है, यहाँ हम इकोनॉमिक्स के हिसाब से लिमिटेड पढ़ेंगे, ठीक। इसके बारे में जो समाजवाद पूंजीवाद क्या होता है, ये सिलेबस से हटके एक दिन में समझाऊंगा आपको कि इनका टकराव क्या है, असल में मामला है क्या समाजवाद और पूंजीवाद से, इससे पूरी दुनिया क्यों बट गई थी, और तीसरा विश्व युद्ध के कगार पे क्यों आ गया था। समाजवाद का समर्थक यूएसएसआर था, यानी कि रूस, और पूंजीवाद का था अमेरिका। दोनों सुपर महाशक्ति थी, दोनों में आपस में टकराव होगा था केवल विचार के कारण। तो ठीक है, इसने भी अपनी एक किताब लिखी, उस बुक का नाम है, इसके बुक का नाम क्या है किताब का, दास कैपिटल, दास कैपिटल, ठीक है।
किताब का नाम क्या है? दास कैपिटल, और लिखी थी कभी? 1867 में, 1867 में। अभी ये जल्दी ही पूछी गई पिछले एग्जाम में। आपको बताना कि दास कैपिटल को जर्मन भाषा में क्या कहते हैं। जर्मन भाषा में लिखी गई है, जर्मन भाषा में इसका नाम क्या था वो आपको बताना है इसमें। ठीक है, ठीक। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया था अभी, शायद कौन से ग्रुप सी का ही था, पता नहीं उत्तराखंड है या यूपी है, कहाँ का था। तो जर्मन भाषा में इसका नाम बताना आपको। इसने कुछ विचार दिए दुनिया में, कुछ नारे दिए जो, ठीक है, मैं यहाँ विचार करके लिख रहा हूँ, और ये विचार उत्तराखंड के ग्रुप सी में कई बार पूछ लिया और रहता है ये। ठीक है, तो पहला जो नंबर 1 इसने विचार दिया था, धर्म मानव के लिए अफीम का काम करता है। धर्म जनता के लिए अफीम का काम करता है, ये भी कर सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं हम, धर्म जनता के लिए अफीम का काम करता है। अफीम का काम करता है, ठीक है, अफीम का काम करता है। इसे वर्तमान में देख सकते हैं। मतलब अगर आपको अपने मुद्दों से भटकाना हो तो आपके दिमाग में धर्म घुसा दिया जाए, आप अपनी बेरोजगारी भूल जाएंगे, आप अपनी रोजगार, अपनी परिस्थिति सब भूल जाएंगे। तो अफीम में मानव की बुद्धि काम नहीं करती, ऐसे ही धर्म का अगर भूत चढ़ जाएगा तो मानव की बुद्धि काम नहीं करती। तो जहां भी धर्म का प्रभाव होगा वो अधिकतर देश आगे नहीं बढ़ पाते। जैसे अफगानिस्तान को देख लो, क्या हाल है। इंडिया क्यों आगे इतना बढ़ पाया इतने कम समय में? क्योंकि उसने धर्म को एक सेकेंडरी चीज रखा। धर्म है मानव के अपने पर्सनल व्यक्ति के लिए। अगर जैसे अभी वर्तमान सरकार थोड़ा धार्मिक मुद्दे को ऊपर बढ़ा रही, तो इससे आने वाले टाइम में नुकसान ही रहेगा, क्योंकि धर्म मानव के, फिर वो बेरोजगारी आप भूल जाओगे। आप सरकार से रोजगार मांगोगे, वो कहोगे कि धर्म खतरे में। तो ये मुद्दे थोड़े से चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि धर्म मानव के, जनता के अफीम का काम करता है। दूसरा इसने विचार दिया था, बड़ा फेमस है, कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। इसने कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ठीक है। फिर इसने कहा तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के, पाने के लिए पूरी दुनिया है, ठीक है। तुम्हारा ग्रुप सी में केवल ये पूछा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। ये नारा किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। आगे का मैं नहीं लिख रहा, आगे का ये हिस्ट्री में आएगा, वहां मैं इसे कंप्लीट डिटेल से कराऊंगा। बाकी लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि यहाँ टाइम लगेगा। कि इन्होंने बोला था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के, और पाने के लिए पूरी दुनिया है। असल में ये विचार आने की वजह यह थी कि अभी एडम स्मिथ का जैसे ही विचार आया था, तो उसने पूरी दुनिया में समाजवाद आ गया, पूंजीवाद। पूंजीवाद का मतलब होता है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, कंपनियां जो होती है, उनका उद्देश्य होता है कि अधिकतर लाभ कमाना। जब लाभ कमाना उद्देश्य होगा तो मजदूरों को पैसा कम देंगे, तो मजदूरों की निम्न स्थिति होगी, निम्न दशा होगी। जब वो निम्न दशा में जाएंगे तो उनके बच्चों की भी हालत खराब होगी, ना शिक्षा होगी, ना रहने की जगह होगी। तभी वहां आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन को लेकर आता है कार्ल मार्क्स, समाजवाद को, नए समाजवाद को लेकर। ये कहता है, इसने एक विचार दिया था कि जितना महत्व किसी के उत्पादन में, किसी चीज के उत्पादन में, मान लो मार्कर का उत्पादन करना, जितना महत्व पूंजी का है यानी कि पैसे का है, उतना ही श्रम का होना चाहिए। श्रम मतलब मेहनत का होना चाहिए। अगर पूंजीपति यानी कि बड़ा उद्योगपति इसमें पैसा लगा रहा, तो मजदूर उसमें क्या अपनी मेहनत लगा रहे, तो बराबर होना चाहिए उसकी वैल्यू। अब पूंजीवाद में क्या होता है कि इसका बड़ा जो प्रॉफिट का भाग है वो पूंजीवाद बड़ी बड़ी कंपनियां ले जाती है, तो और मजदूरों की हालत खराब रहती है। तो यही विचार इन्होंने दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय अपनी बेड़ियों के खोने के, और इसके अलावा पाने के लिए पूरी दुनिया है। तो यही विचार से इन्होंने क्रांति की। तो इन्होंने जो दिया था, इन्हों का एक था, इन्होंने पहले समाजवाद था, इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का विचार दिया। वैज्ञानिक समाजवाद, इन्होंने कहा कि वैज्ञानिक समाजवाद आएगा तो तभी जनता का कल्याण होगा। तो ये वैज्ञानिक समाजवाद के प्रवर्तक हैं। ये क्रांति की अवधारणा देते हैं। ये कहते हैं कि तुम्हें शस्त्र उठाने पड़ेंगे, क्रांति का विचार देते हैं। ये समाजवादी विचारधारा कहीं कहीं में है, और मैंने जैसे पहले बोला कि अभी ये बाद में मैं डिटेल से समझाऊंगा कैसे होता है। तो तुम्हें सिर्फ फिलहाल इतना समझ लेना है कि पूंजीवाद का अगर मतलब होगा, पूंजीवाद का बड़े बड़े कंपनी, फैक्ट्री मालिक या उनके फेवर की बात कर रहा है। अगर कोई समाजवादी आ जाए, जिसे वामपंथी भी बोलते हैं, अगर वो आ जाए, वो किसी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो किसान की, गरीब की, मजदूरी की,
मजदूरों की, इन सब की बात कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि अब देखो चाइना में समाजवाद था, लेकिन चाइना ने क्या किया, समाजवादी तरीके से तो लोगों को इकट्ठे कर लिए, पैसा कमा रहा है, पूंजीवादी तरीके से अब समाजवाद हो गया एक साइड। तो ये भी चलता है, ये समाजवादी विचार नहीं कह सकते, इसे मिश्रित कह सकते हैं। जैसे इंडिया में है, इंडिया में का झुकाव है वो समाजवाद की ओर था, जैसे कांग्रेस की सरकार थी पहले, और फिर क्या रहता है कि उसमें अब जो बीजेपी का जो झुकाव है वो थोड़ा पूंजीवाद की ओर है। तो ये थोड़ा सा मिश्रित रहता है इसमें। इंडिया में ये विचार चल रहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, तो जैसे यहाँ का विचार है कि हम समाज वो पूंजीवादी रूप से पैसा कमाएंगे और समाजवादी रूप से लोगों में बांट देंगे। तो हालांकि सक्सेस था काफी कुछ, ये इसमें लोगों का, जनता का विकास हुआ, देश का विकास हुआ। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये इतना है कार्ल मार्क्स में, ये आप यहाँ से पढ़ोगे। देखो जन्म कब हुआ, 5 मई 1918 जर्मनी में हुआ था। उद्देश्य इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र का जो उद्देश्य है वो मानव कल्याण होना चाहिए, ना कि धन का संग्रह। इसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी दास कैपिटल, ये 1867 में लिखी गई। इन्होंने दो विचार दिए कि धर्म जनता के लिए अफीम का काम करता है। किसने कहा, ये ग्रुप सी में पूछा गया है, किताब पूछी गई है दास कैपिटल किसकी है, ये भी आया है ग्रुप सी में। दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, ये भी आया। ठीक है, और इन्होंने जो विचार दिया वैज्ञानिक समाजवाद का, ये भी आया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में अगर जब फुर्सत मिले तो अलग से कहीं सर्च करके पढ़ लेना, या कोई किताब होगी पढ़ लेना। और बाकी समाजवाद और पूंजीवाद के बारे में ग्रुप सी से हटके एक वीडियो में बनाऊंगा, लगभग 1.5-2 घंटे की बनेगी, उसमें बताऊंगा होता क्या है इनमें। ठीक है, अगले तीसरे हैं, उनमें से एक बार सिर्फ क्वेश्चन पूछा है, बाकी इतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, यहीं से क्वेश्चन आने हैं। इनका नाम है रॉबिन्सन। ठीक है, रॉबिन्सन है इनका नाम, और इन्होंने अपना विचार दिया है। ठीक है, रॉबिन्सन। इन्होंने इनके जन्म के बारे में कुछ नहीं पूछा, इन्होंने केवल एक क्वेश्चन पूछा था कि अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान किसने कहा, केवल एक बार है, अब तक नहीं पूछा गया। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को क्या कहा, चुनाव का विज्ञान। अर्थशास्त्र को क्या कहा इन्होंने, अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा, चुनाव का विज्ञान कहा। ठीक है, अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा, तो ये ध्यान रखोगे। ठीक है, इन्होंने, इनका मानना था कि हम जो अर्थशास्त्र, सही नहीं आ रहा, देखो इनका मानना था कि हम प्रकृति में या दुनिया में संसाधन कम है, ठीक है, मांग ज्यादा है उनकी, तो हम उनमें से जो भी हमारे लिए सुटेबल हो, सही हो, हम केवल उसका चुनाव करेंगे। ठीक है, वो चुनते हैं। जैसे आप मार्केट में मान लो कि कुछ सामान, कपड़ा खरीदने जाओ, जो आपके हिसाब से सही होगा आप वहां से चुनोगे, वही अर्थशास्त्र है। इन्होंने वही बोला है, अर्थशास्त्र में चुनाव का विज्ञान है। इनकी एक किताब है, याद लिख लो, अब तक पूछी तो गई नहीं, हो सके कभी आ जाए। तो इसका नाम है, जो बुक है इनकी, इसका नाम लिख लो यहाँ इसमें। ठीक है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। करो, इकोनॉमिक साइंस। ठीक है, तो ये इनकी किताब है। केवल 2 ही फैक्ट है, केवल एक पूछा गया था, विज्ञान को, अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान किसने कहा, तो इन्होंने कहा था। ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं, आज कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। कल की क्लास और करते हैं, आज की पहले नंबर की क्लास है, कल दूसरे नंबर की आ जाएगी, और जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। और लास्ट में मैं यही कहूंगा कि वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जितने भी ग्रुप्स होंगे या कहीं भी होगा, तो उसके हिसाब से देखो व्यू आएंगे, तभी यहाँ से इधर से क्लास कंटिन्यू रहेगी। क्यों, नहीं तो मेरा भी ऑफलाइन बैच चल रहा, मैं भी वहाँ कर लूँ, क्योंकि सभी ऑफलाइन में मेरी कमाई भी है। यहाँ थोड़ा ये है कि कुछ लोगों का भी भला हो जाएगा, इसलिए रहता है यहाँ। अब कुछ लोगों का ये था कि ये फ्री कोर्स के लिए बोला था। देखो मैंने फ्री कोर्स के लिए बोला था, थोड़ा सा इनकम तो मुझे भी चाहिए। अब जैसे इसमें सुपर चैट का ऑप्शन है, सुपर चैट तो आप लोगों में से कोई करता नहीं, ना कोई चैनल ज्वाइन करता, थोड़ा बहुत, तो इसलिए मुझे अपने खर्चे चलाने के लिए भी मुझे ऑफलाइन क्लास चलानी पड़ती है। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने कॉल करके मुझे डायरेक्टली बोला है कि आप फ्री क्लास ले देते। हालांकि मेरी क्लास में 50% स्टूडेंट फ्री वाले रहते हैं। ठीक है, ऊपर पहाड़ में है, इतना पैसा तो है नहीं,
तो नहीं दे पाएंगे, तो वो ज़्यादातर फ्री वाले रहते हैं और उनमें जिससे जितना देना होता है वो दे भी देते हैं, बाकी एक मिनिमम फीस तो रखते ही हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे बिल्कुल। और दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना अगर कोई भी डाउट हो, बाकी एग्जाम से रिलेटेड कुछ हो तो उसे आप पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो सब्जेक्ट के बारे में। और हाँ, पुलिस के बारे में जो पूछ रहे थे काफ़ी लोग, पुलिस का ऐसा है, देखो तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी। आपको मान लो कि एसआई की विज्ञप्ति दे दी, जैसे आबकारी वाला हुआ है, अब 11 में फिजिकल दे दिया, थोड़े दिन बाद उन्होंने एग्जाम की डेट दे दी, ये तो अभी अमीन का एग्जाम आ गया, नहीं तो ये 25 फरवरी में ही एग्जाम होना था। अब 2 महीने में ये बताओ कौन स्टूडेंट ऐसा है जो तैयारी कर देगा, नया स्टूडेंट नहीं होगा। तो इसलिए टाइम से शुरू करो, आपको बहकाने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। देखो ये हमारे यहाँ पढ़ो या कहीं भी पढ़ो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कहीं भी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ पढ़ो आप उसे, लेकिन टाइम से अभी से तैयारी शुरू कर दो। नहीं तो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि अभी विज्ञप्ति तो आनी तब पढ़ेंगे, जबकि वो खुद पढ़ रहे होते हैं। तो दूसरों को हटाने के लिए लोग क्या करते हैं कि उन्हें थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। आपको अपनी तैयारी सही सीरियस से शुरू करनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।